साथियों, आज का टॉपिक है हरी खाद। और हरी खाद से हम अपनी खेती को किस प्रकार से सस्ता कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं काफ़ी सारी जानकारी लेकर आया हूँ। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनमें कि हरी खाद के बारे में आप जान के उसका ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आपने भी हरी खाद की काफ़ी बुवाई करी होगी और रिजल्ट वो नहीं मिल पाते जो मिलने चाहिए। तो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इन्हें आप समझने की कोशिश करें। और इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हरी खाद में हम क्या-क्या बुवाई कर सकते हैं, किस मिट्टी में किस प्रकार की फसल की बुवाई करनी चाहिए, जिससे कि हमें ज़्यादा पत्तियाँ मिलें और ज़्यादा उसके लाभ हमें मिल सकें। साथियों, इसमें ढैंचा की ही बुवाई हम सबसे पहले क्यों करें और ये पहला विकल्प क्यों आता है किसान के माइंड में और इसका लाभ क्या मिलता है? साथियों, अगर बात करें इसमें कितने दिन पर हमें जुताई कर देनी चाहिए फसल की, जिससे कि हमें ज़्यादा लाभ मिल सके, और प्रति एकड़ कितने बीज की हमें बुवाई करनी चाहिए, कौन से फसल की बुवाई करनी चाहिए और किस मिट्टी में किस प्रकार की फसल हमें ज़्यादा लाभ देती है, इसके बारे में आज मैं काफ़ी सारी जानकारी लेकर आया हूँ। तो बने रहिए वीडियो पर। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। साथियों, हरी खाद के विकल्प के रूप में किसान साथियों के सामने सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस होते हैं, और उनमें सभी दाल वर्गीय फसलें होती हैं, जिनमें कि ढैंचा है, उड़द है, मूंग है, ग्वार है, लोबिया है, इस प्रकार की फसलें होती हैं। तो यही फसलें क्यों हैं? तो इस चीज़ को जानने की कोशिश करें, क्योंकि दाल वर्गीय फसलें जितनी भी होती हैं, उनकी जड़ों में या तने में ये गुण होता है कि वो हवा से नाइट्रोजन को अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। हवा से नाइट्रोजन लेने की जो प्रक्रिया होती है वो दूसरे पौधों में कम होती है, इनके अंदर ज़्यादा होती है। तो इसलिए इनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये ज़मीन को भी नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा दे पाते हैं। और इनमें पोटास की मात्रा अवशोषित करने की भी क्षमता ज़्यादा होती है, पोटास ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छे हरी खाद के विकल्प होते हैं। साथियों, जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में हमें सनई का उपयोग करना चाहिए, ये एक अच्छा विकल्प रहता है। ढैंचा को कम पानी वाले क्षेत्रों में अगर हम बुवाई करते हैं तो वहाँ ज़्यादा अच्छा रहता है। भुरभुरी मिट्टी में भी ढैंचा एक अच्छा विकल्प रहता है। जिन खेतों में क्षारीयता ज़्यादा हो मिट्टी में, उनमें ढैंचा की बुवाई करें तो क्षारीयता को कम करने का काम ढैंचा की फसल करती है, और ढैंचा वहाँ पर ज़्यादा अच्छा विकल्प है। ग्वार और दाल वर्गीय जो दूसरी फसलें हैं, उनको हमें रेतीली मिट्टी में, जो कम उपजाऊ वाली मिट्टी होती हैं, उनमें हमें बुवाई करना चाहिए, उनमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथियों, हरी खाद में ढैंचा ही विकल्प क्यों माना जाता है? ढैंचा पहला विकल्प इसलिए है क्योंकि ढैंचा प्रति एकड़ लगभग 12.5 टन से लेकर 15 टन तक पत्तियां दे देता है, और इनमें नाइट्रोजन 60 किलोग्राम मिल जाता है, फास्फोरस हमें 10 किलोग्राम मिल जाता है, और पोटास लगभग 65 से 70 किलोग्राम दे देता है ढैंचा प्रति एकड़ के हिसाब से, जो कि लगभग एक खाद की पूरी डोज होती है, एक फसल की पूरी डोज है। सनई प्रति एकड़ 10 से 15 टन हो जाता है, और 55 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन दे देता है, 6 से 7 किलोग्राम फास्फोरस, और पोटास यहाँ 45 से 50 किलोग्राम मिलता है। साथियों, लोबिया प्रति एकड़ 10 से 12.5 टन तक हो जाता है, और नाइट्रोजन यहाँ 35 से 40 किलोग्राम तक, और फास्फोरस 5 से 6 किलोग्राम, और पोटास 32 से 35 किलो तक मिलता है। और ग्वार यहाँ 9 से 11 टन तक हो जाता है प्रति एकड़, नाइट्रोजन 35 से 40 किलोग्राम, और 4 से 6 किलोग्राम फास्फोरस, और 30 से 35 किलोग्राम पोटास यहाँ मिल जाती है। तो साथियों, यहाँ ढैंचा सबसे ज़्यादा हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा देता है, यानी कि पूरे एनपीके के तत्व हमें ढैंचा देता है और ज़्यादा मात्रा में देता है। इसलिए ढैंचा एक ज़्यादा अच्छा विकल्प माना जाता है। लेकिन इसमें भी हमें मिट्टी की कंडीशन देखते हुए ढैंचा की या दूसरी फसलों की बुवाई करनी चाहिए। ढैंचा हमें थोड़ी भुरभुरी मिट्टी हो या कम उपजाऊ वाली, जहाँ क्षारीयता ज़्यादा हो मिट्टी में, उस मिट्टी में हम उसका उपयोग करते हैं, तो वो पीएच को कंट्रोल करके। साथियों, अब बात करते हैं कि हरी खाद इतनी आवश्यक क्यों होती जा रही है। तो सबसे मुख्य बात तो ये है कि मिट्टी का पीएच अब अनबैलेंस होता जा रहा है, और बहुत ज़्यादा खाद लगाने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो मिट्टी की क्षारीयता को कम करने में ये हरी खाद बहुत अच्छे विकल्प हैं, और ये अम्लीय मिट्टी को भी सही पीएच में कन्वर्ट करने में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए हरी खाद अति आवश्यक हो गई है। साथियों, धान वर्गीय फसलों में बहुत ज़्यादा सिंचाई होने के बाद भी पानी नहीं रुकता है, और मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता कम होती जा रही है। इस जल धारण की क्षमता को बढ़ाने का काम यहाँ हरी खाद कर रही है। हर प्रकार का किसान और हर प्रकार की मिट्टी में इस हरी खाद का उपयोग कर सकता है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मिट्टी में लौह पोषक तत्वों की अगर कमी है, यानी लोहा वर्गीय तत्वों की कमी है, तो उसे पूरा करने का काम करता है यूरिया, डीएपी, पोटास।
तीनों तत्वों की पूर्ति करने में ये सक्षम है। साथियों, मिट्टी में कार्बन की पूर्ति भी करता है, जो कि आज की डेट में हमारी मिट्टी में बहुत बड़े स्तर पर कमी देखने को मिल रही है कार्बन की। कार्बन हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, ये काफ़ी महंगे तत्व होने के बावजूद भी हरी खाद से आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए ये एक अच्छा विकल्प है और किसानों को इस पर फोकस करना चाहिए। साथियों, अब बात कर लेते हैं हरी खाद की फसल की बुवाई कब करनी चाहिए, बीज की मात्रा क्या रखनी चाहिए और इसमें हमें क्या-क्या सतर्कता बरतनी चाहिए जब हम इसकी बुवाई कर रहे हों। तो साथियों, यहाँ पर हरी खाद के लिए बीज की मात्रा हमें लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी चाहिए, जहाँ तक ढैंचा वर्गीय फसलों का सवाल है। साथियों, पानी की व्यवस्था अगर अच्छी है, तो आप अप्रैल में गेहूं की फसल की कटाई के साथ में इसकी बुवाई कर सकते हैं और इसे लगभग 45 से 50 दिन पर, लास्ट 60 दिन पर इसकी कटाई करनी होगी, यानी जुताई करनी होगी। पानी की व्यवस्था अच्छी ना हो तो आप इसे 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक कभी भी बुवाई कर सकते हैं। और यदि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा घनघोर वर्षा हो रही हो, तो आप वहाँ पर इसे 15 अगस्त तक बुवाई ना करें, क्योंकि जब ज़्यादा बरसात हो रही होती है तो उस स्थिति में हम इसकी अच्छे प्रकार से जुताई नहीं कर पाते और उस हालत में इसे हमें छोड़ना पड़ता है और फिर ये ज़्यादा बड़ी फसल हो जाती है, उसका हमें लाभ नहीं मिल पाता। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि जुताई इसकी हमें कितने दिन पर कर देनी चाहिए। तो इसकी जुताई हमें 45 से 60 दिन में कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर फूल बन जाता है तो फूल बनने पर फसल की हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाते जो मिलने चाहिए। इसलिए हमें इसकी जुताई फूल बनने से पहले पहले कर देनी चाहिए। साथियों, इसकी जुताई करने के बाद में सतर्कता हमें ये बरतनी चाहिए कि अगर हमने जुताई कर दी है तो खेत में प्रॉपर नमी बनाए रखें। अगर आपने नमी नहीं बनाई तो वो फसल हमारी खेत की नमी को सोखती रहती है और जब हम आगे कोई फसल बोते हैं तो उस फसल में पानी की बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। इससे हमारी फसल में बहुत सारे रोग पहले से ही आ जाते हैं। इसके बचाव के लिए हमें सबसे पहले सतर्कता ये रखनी चाहिए कि हमें नमी प्रॉपर बनाए रखें खेत में, हम खेत को सूखने ना दें। ढैंचा वर्गीय फसलों में तो ज़्यादा ही नमी की ज़रूरत होती है और उनको हम अगर सुखा लेते हैं जुताई करने के बाद में तो खेत में नमी की कमी कर देता है। तो इसलिए इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें कि नमी प्रॉपर बनाए रखें। नमी प्रॉपर रहेगी तो अगली फसलों में आपकी दिक्कत नहीं होगी और आपको ज़्यादा अच्छे लाभ मिलेंगे। साथियों, ढैंचा की अगर जुताई आप कर देते हैं तो उसके जस्ट साथ में ही आप धान की रोपाई करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी किन्हीं भी फसलों की अगर आप बुवाई कराना चाहते हैं तो मात्र 10 दिन के बाद में आप उनकी बुवाई करा सकते हैं। 10 दिन में ये फसल पूरी तरह मेल्ट हो जाती है, मिट्टियों में मिल जाती हैं और फिर आप अपनी बुवाई करा सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आप ले पाएंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।